जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का चैप्टर मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य। जो साथियों टॉप 45 प्रश्न MCQ होंगे। साथियों, यदि आप रेलवे NTPC एंड ग्रुप डी की तैयारी एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वीनस क्लासेस को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो साथियों देखिए, हम सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करवा रहे हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है सभी की, आप चेक कर सकते हैं। यह क्लास साथियों रेलवे की परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगी। आप चाहे ग्रुप डी की तैयारी करते हो, रेलवे NTPC, ALP एंड टेक्नीशियन, चाहे आप RPF की किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो साथियों आपके लिए ये क्लासें रामबाण ही साबित होंगी। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्ष तक मगध की राजधानी थी। मतलब कौन सा शहर मगध की राजधानी रही थी कई वर्षों तक पाटलिपुत्र से पहले। तो देखिए भैया, पाटलिपुत्र से पहले कौन राजधानी थी? ये राजगृह थी। क्या थी? राजगृह पाटलिपुत्र से पहले थी। ये किसके शासनकाल में? ये अजात शत्रु के शासनकाल में रही थी। समझ गए ना? अजात शत्रु के शासनकाल में रही थी। लेकिन उसके बाद आ गया कौन? इसके बाद आ गया उदायीन। उदायीन साथियों अपने पिता की ही हत्या कर कर आया था। समझ गए ना? उदायीन आया। उदायीन ने राजगृह से भैया पाटलिपुत्र में मगध की राजधानी स्थापित कर दी। क्या कर दी? पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना दिया। ऑप्शन सी सही जवाब होगा इस प्रश्न का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए कहता है लौरिया नंदगढ़ स्तंभ। ये 2022 NTPC ग्रुप डी 2022 में पूछे गए प्रश्न है। कहता है लौरिया नंदगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? वाराणसी, कुम्हरार, चंपारण, पटना। तो ये साथियों चंपारण में स्थानांतरित यानी कि स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287, 200 या फिर 268 से 231 ईसा पूर्व के मध्य अपने शासन काल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए। साथियों शिलालेख और स्तंभ लेख ये साथियों सबसे ज्यादा अशोक के ही हैं और अशोक ने ही इसको प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और साथियों इनके जो शिलालेख हैं ये 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और कुछों की तो लिपि पढ़ना अभी तक संभव नहीं हो सका। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है सम्राट अशोक का पितामह कौन था? सम्राट अशोक का पितामह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ, विताशोक। तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य का पिता कौन था? ये था चंद्रगुप्त सॉरी अशोक का पिता था बिंदुसार। बिंदुसार था अशोक का पिता। एक और होता है बिंबसार। ये है बिंदुसार अशोक का पिता था साथियों। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश का संस्थापक था। कौन? संस्थापक था, मौर्य वंश का संस्थापक। और ये किसके सहयोग से? ये साथियों नंद वंश के घनानंद को कौटिल्य के सहयोग से हराया था। कौटिल्य के सहयोग से, कौटिल्य के सहयोग, जिसको साथियों कौटिल्य को और भी नाम से जाना जाता है यानी कि चाणक्य। चाणक्य के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने साथियों अर्थशास्त्र लिखा। जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा जिसमें साथियों विधि के विधान यानी के कूटनीतिज्ञ लिखा साथियों। समझ गए ना? ऑप्शन भैया बी सही जवाब होगा। साथियों देखिए जितने भी राजा एकदम क्रमवार तरीके से मौर्य वंश पर शासन किया उनका ये रहा क्रम। ये देखिए मौर्य वंश संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। 323 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने भैया इसकी संस्थापना की, घनानंद को हराकर, नंद वंश के शासक को हराकर। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का पिता था बिंदुसार।
चंद्रगुप्त मौर्य का पिता कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार के 3 बेटे थे, एक था सुसीम, एक था विगतशोक, एक था अशोक। तो देखिए साथियों, इन दोनों का ज्यादा सिस्टम नहीं चल पाया, सुसीम और विगतशोक का सिस्टम नहीं चल पाया। फिर आ गए अशोक भैया, अशोक अशोक आ गए। अशोक के बाद कौन आया? महेंद्र। ये साथियों अशोक के पुत्र या पुत्री थे। संघमित्रा, चारुमती, कुषाण, जल्लोक और साथियों तिवर, ये आ गए साथियों। और इसका पुत्र कौन था? सुसीम का। सुसीम का पुत्र था निग्रोध, ये लेकिन शासन नहीं कर पाया, समझ गए। फिर अशोक के बारे में देखिए, अशोक का पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा, पुत्री वरुमती, पुत्र कुशनाल, जल्लोक, तिवर, ये आ गए। इतने में साथियों देखिए, इतने में ये सभी रह गए, ये सभी रह गए और ये भी रह गए। ये जल्लोक का पिता फिर कौन हुआ? जल्लोक का पिता दशरथ, दशरथ का भाई संपत्ति, विगत शोक, ये साथियों जल्लोक के पुत्र हुए। अब ये संपत्ति और विगत शोक रह गए। इसके बाद दशरथ का पुत्र आया शालिशोक, फिर शालिशोक के बाद देववर्धन, देवधर्म, देवधर्म वर्मन, सताम धानु फिर आया उसका पुत्र, उसका पुत्र आया बृहदत्त। बृहदत्त साथियों याद रखेंगे, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था साथियों बृहदत्त। कौन? बृहदत्त था अंतिम शासक। ऑप्शन कोई है नहीं, ये लास्ट वाला अंतिम शासक था। देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? सन्नती, शिशुपालगढ़, गिरनार, कालसी। तो साथियों क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर भैया क्या होगा? ये साथियों गिरनार हो जाएगा, गिरनार हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन टी। गिरनार जो है गुजरात के जूनागढ़ के निकट स्थित है, पहाड़ियों में, जूनागढ़ के निकट स्थित है पहाड़ियों में, समझ गए ना? ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? सैन्य अभियान का नेतृत्व, तो भैया कलिंग को जीतने के लिए अशोक ने ही सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। लगभग 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभ्यास का नेतृत्व किया। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और कलिंग के राज्य के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में ओडिशा राज्य में है, ओडिशा राज्य में है साथियों। कौन? कलिंग। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, एनटीपीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न। तो देखिए कहता है अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। तो भैया अशोक के अधिकांश भाषा किस में थे? अधिकांश भैया शिलालेख किसमें थे? ये साथियों प्राकृत भाषा में थे। इसमें प्राकृत भाषा में थे साथियों। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, एनटीपीसी 2022 में पूछा गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता मौर्य शासन के दौरान निम्न में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना गया? सुवर्णगिरी, उज्जैनी, तक्षशिला, तेसाली। तो साथियों देखिए, पहली बात तो ये रहा कि तक्षशिला ये है नहीं कर्नाटक में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी कर्नाटक में स्थित है। मौर्य शासन के दौरान इसको भैया सोने की खान का केंद्र माना जाता था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और साथियों बात करें, देखिए कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र कहाँ माना जाता था? दक्षिणी प्रांत की राजधानी, ये दक्षिणी प्रांत की राजधानी था उस समय, कर्नाटक का राजधानी कह लीजिए था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बहुत ही बेहतरीन, कहता है सेलुकस निकेटर, क्या कहता है? सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर नामक डेज शासक द्वारा भेजा गया नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। वो कौन से कहां के शासक ने भेजा था? कहां के शासक ने भेजा था? सेलुकस निकेटर नाम का शासक था, वो साथियों एक यूनानी शासक था जिसने राजदूत, साथियों राजदूत भेजा था।
मेगस्थनीज नाम के राजदूत को भेजा था। तो मेगस्थनीज ने साथियों क्या किया, मेगस्थनीज ने साथियों आया और मौर्य साम्राज्य में रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और उसने साथियों मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें साथियों संपूर्ण भारतीय इतिहास को लपेट कर रख दिया उसने इंडिका नामक पुस्तक में। तो इंडिका नामक पुस्तक किसकी हो जाती है, ये मेगस्थनीज की हो जाती। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता मौर्य साम्राज्य अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख डेज मतलब किससे बना था, लोहा से, बलुआ पत्थर से, अभ्रक से, संगमरमर से। तो ये किससे बना था, ये साथियों बना था बलुआ पत्थर से। किससे, बलुआ पत्थर से बना था। निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख जो है बलुआ पत्थर से बना था, जिसमें साथियों जो पुरानी वाली 10 की नोट में 4 शेर बनकर आते हैं, या फिर कह लीजिए कि जो साथियों सिक्के में ऊपर बनकर आता है सिंह चतुर्मुख, सिंह के 4 मुख, जिसको साथियों भारतीय प्रतीक माना जाता है, जिसको भैया हेड कहा जाता है सिक्के में। समझ गए ना, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था, सिंधु, झेलम, चेनाब, सतलुज। किस नदी को पार किया, तो भैया सिंधु नदी को पार किया था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा साथियों। देखते हैं, और ये साथियों देखिए, ये साथियों चेनाब नदियों के बीच स्थित पंजाब के शासक राजा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। इस लड़ाई को हाइड्रोस्पीसीज या झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें साथियों पोरस हार गया था। कौन, पोरस हार गया था साथियों, और ये सिकंदर जीत गया था। ऑप्शन ए सही जवाब होगा इस प्रश्न का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि कौन सा धार्मिक जो स्थल है वो मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। तो ये सांची स्तूप हो जाता है। क्या, सांची स्तूप हो जाता है साथियों, जो 200 की नोट में इस समय बनकर आता है। कौन, 200 रुपए की नोट में बनकर आता है। समझ गए ना, 200 रुपए की नोट में बनकर आता है, ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया, अभी अभी बताकर लेकर आए, अशोक ने करवाया था। बौद्ध के उसमें, इसमें बौद्ध के सम्मान में बौद्ध स्मारक है ये। समझ गए ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः डेज वंश के शासन काल के दौरान कराया गया था। ये मौर्य वंश के शासन काल के दौरान करवाया गया था साथियों। अब ये बतला दीजिए कि करवाया किसने था, किसने करवाया था, ये आप हमको बतला दीजिए। समझ गए, और ये कहां पर है ये भी हम बतला रहे हैं। कौन, ये धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः, ये देखिए भैया धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। कहां पे, सारनाथ में है साथियों, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। समझ गए ना। इसका निर्माण किसने करवाया, ये बात आप बतलाएंगे साथियों। हम ये बतलाए दे रहे हैं कि इसकी नींव जो धामेक स्तूप है, इसकी नींव जो है अशोक ने रखी थी। अशोक ने रखी थी साथियों, अशोक ने रखी। इसका विस्तार किसने या पूरा किसने करवाया था, ये आपको बतलाना है साथियों। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहां पर है, अभी अभी बता कर लेकर आए हैं कि ये सारनाथ में है, ये सारनाथ में है। और इसकी नींव रखी थी साथियों अशोक ने। इसको पूर्ण किसने करवाया था, ये बताना है। इसकी नींव रखी थी अशोक ने, लेकिन पूरा किसने करवाया था, ये गुप्त वंश के किसी शासक ने करवाया था। तो किसने करवाया था वही आपको बतलाना है। तो ये रहा अगला प्रश्न, कहता है तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक, कनिष्क। तो ये किसके द्वारा करवाया गया था,
ये अशोक के द्वारा करवाया गया था। बौद्ध संगीति हमने इससे पहले वाली क्लास में जब बौद्ध धर्म वाला पढ़ाया था तो हमने आपको बतला दिया था पूरा, समझ गए ना साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा। क्या कहता है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। कहता चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन चुनना उनके बारे में। कहता उन्होंने, पहला देखिए, कहता है कि उन्होंने सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सके। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये शामिल हुए थे। ऑप्शन बी देखिए, कहता है बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी और संरक्षक और मार्गदर्शक था। नहीं भैया, उनका मार्गदर्शक था चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शक कौन था? चाणक्य साथियों, या फिर कौटिल्य। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के नाम है साथियों। तो गलत कौन है? गलत तो यहीं पर मिल गया, ऑप्शन बी ही गलत हो जाएगा। आगे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि सरासर गलत यहां मिल गया साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभित भारत में सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डेज किसके पोते थे? वे किसके पोते थे? ये साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के पोताजी थे। इसके चंद्रगुप्त मौर्य के पोताजी थे, समझ गए ना। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और ये बिंदुसार के ही लड़के थे। तो भैया बेटे का बेटा क्या कहलाता? पोता। तो पिता का पिता क्या कहलाता? दादा। तो ये अशोक के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे अशोक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? ये बहुत ही बेहतरीन, ग्रैंड ट्रंक जिसको साथियों जीटी रोड कहा जाता है, जो अभी भी साथियों है, जो साथियों 8 शहरों को जोड़ता है। जीटी रोड का निर्माण साथियों शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेर शाह सूरी ने मुख्य रूप से करवाया था। इसको मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश में क्या कहा जाता था साथियों? इसको मौर्य साम्राज्य में उत्तरापथ कहा जाता था। क्या? उत्तरापथ कहा जाता था साथियों इसको। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। कहता है कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक अस्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और डेज के अनुयायी बन गए। मतलब किसके अनुयायी बन गए? बौद्ध धर्म के, वेदांत, हिंदू धर्म के, जैन धर्म के। वो साथियों बन गए बौद्ध धर्म के। तभी से तो साथियों बौद्ध स्मारक, सांची स्तूप जैसे इनका निर्माण करवाया स्तूपों का। बौद्ध स्मारक ही वो है साथियों एक प्रकार से। ऑप्शन ए सही जवाब हो गया है, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भैया विष्णुगुप्त थे। कौन थे? विष्णुगुप्त थे भैया, विष्णुगुप्त। जिनको साथियों क्या कहा जाता है? जिनको चाणक्य, के नाम से भी, इधर देखिए इनको, चाणक्य, चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इनको चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? ये पहले ही बतला चुके हैं। राजगृह या राजगीर एक ही बात है। ये राजगृह से पाटलिपुत्र कर दी थी उदयन ने। राजगीर तो साथियों अजात शत्रु के समय थी। अजात शत्रु के समय कौन क्या थी? अजात शत्रु के समय की राजधानी थी भैया राजगीर। लेकिन जैसे ही उदयन आया शासन गद्दी पर तो उसने राजगीर से भैया पाटलिपुत्र कर दी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसका। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? हमने आपसे पहले ही बताया था। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर, जो कि यूनानी शासक के द्वारा मौर्य वंश में भेजा गया, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
भेजा गया एक राजदूत था। वो साथियों बहुत दिन यहाँ पर रुका। उसने साथियों इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसने पूरे संपूर्ण भारतीय इतिहास को समेट कर रखा है। साथियों समझ गए ना? चंद ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख में निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? भैया वो पूछना चाह रहा है कि जो अशोक के प्राचीनतम अभिलेख हैं वो प्राप्त हुए, वो किस लिपि में लिखे गए हैं? वो साथियों सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि एक प्रकार की प्राकृत भाषा का इस्तेमाल होता है ब्राह्मी लिपि में। समझ गए ना? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, ये रहा। क्या कहता है, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था? कौटिल्य, पिलानी, मेगस्थनीज, स्ट्रैबो। तो किसने? ये भैया उनका गुरु था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो यही साथियों जो करेगा तो करेगा, क्यों? यही करेगा। गुरु जो है, गुरु कहेंगे वही शिष्य करेगा। तो कौटिल्य ने ही विभाग विभिन्न अध्यक्ष मतलब मौर्य प्रशासन के विभिन्न अध्यक्षों को विभिन्न अधीक्षकों के यानी विभागों के रूप में उल्लिखित बांट रखा था। सीधा सा बात है, सबकी पोस्ट अलग अलग कर रखा था उसने कि आपका काम ये है, आपका काम ये है। समझ गए ना? ये कौटिल्य ने कहा था। बहुत ही बड़ा कूटनीतिज्ञ थे और इनकी नीति का पालन करके कोई भी व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, ग्रुप डी 2018 में पूछा। कहता सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों का के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। और इन धर्म प्रचारकों में इनका पुत्र और इनकी पुत्री भी शामिल थे। इनका पुत्र जो शामिल था उसका नाम था महेंद्र। उसके पुत्र को नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। महेंद्र पुत्र और पुत्री संघमित्रा शामिल थे, जो कि साथियों श्रीलंका में गए थे। कहां पर गए थे? श्रीलंका में गए थे साथियों। श्रीलंका में भेजे गए थे, ये बात याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा। क्या कहता है? कहता निम्न में से कौन सा राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन का पिता था? अभी अभी बतला कर लेकर आए हैं कि भैया अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र वर्मन यानी कि महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। तो ऑप्शन डी सी होगा, अशोक इनके पिता थे। 28 नंबर प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता डेज ने किसने धर्म विजया धर्मिता द्वारा विजय की नीति विकसित की? किसने भैया धर्म विजय यानी कि धार्मिकता द्वारा विजय की नीति को अपनाया या विकसित किया? ये अशोक थे। कलिंग का युद्ध जीतने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। ऑप्शन सी सही जवाब होगा इस प्रश्न का। ये रहा। कहता अशोक के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग। आधुनिक युग में डेज कौन से स्थान पर है जहां पर विजय थी? जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। ये साथियों जो कलिंग है उड़ीसा राज्य में स्थित है वर्तमान में। समझ गए ना? ये ग्रुप डी में 3 बार पूछा गया है साथियों। 3 बार पूछा गया, एक बार 2018, 2 बार 2022 में। बेहतरीन प्रश्न है। कहता है कि अशोक ने कौन से युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? ये कलिंग के युद्ध के बाद ही उन्होंने अपनाया था। ऑप्शन डी सही जवाब होगा साथियों। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। कहता है प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया? ये बतलाना है। 261 बीसी, 261 बीसी, सॉरी 262 बीसी, 260 बीसी, 264 बीसी। बीसी का मतलब ईसा पूर्व। ये साथियों 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। समझ गए ना? जो साथियों जिसमें जीत किसकी हुई? अशोक की ही जीत हुई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। अगला अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया? 13वें, चौथे, पहले, 10वें। तो कौन से भैया अभिलेख में
ये साथियों 13वें अभिलेख में। ये 13वां अभिलेख कौन है, कहां से प्राप्त हुआ? कलिंग के युद्ध के विषय में प्राप्त हुआ। कलिंग के युद्ध में हुए नरसंहार। साथियों यहाँ पर इतना व्यक्ति मारा गया, इतना व्यक्ति मारा गया कि उसको ही देखकर अशोक जी का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने साथियों युद्ध को छोड़ने यानी कि लड़ाई को त्यागने को सोच लिया और बौद्ध धर्म अपनाने का सोच लिया। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कहता चंद्रगुप्त मौर्य का पिता, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ये था बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र था अशोक। अशोक का पुत्र कौन था? सब हमने बतला दिया था कि कौन कौन अशोक के पुत्र, महेंद्र, पुत्री संघमित्रा और ये सभी जल्लोक और ये सभी थे। कुछ याद नहीं आ रहा, पहले बतला चुके हैं साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम, दशरथ। तो किसके उत्तराधिकारी थे ये बतलाना है साथियों आपको। ये बतलाना है किसके उत्तराधिकारी थे। ये साथियों अपने पिता के ही तो उत्तराधिकारी होंगे। इनसे पहले कौन? इनका पिता ही तो गद्दी पर बैठा था। इनसे पहले इनका पिता गद्दी पर बैठा था, इसीलिए अशोक इसके ही उत्तराधिकारी होंगे। समझ गए ना? देखते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है? सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों पर, पत्थर के तख्तों पर अपने अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके? वो साथियों कितने थे? वो 14 शिलालेख थे जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। समझ गए ना? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता? अशोक महान किससे संबंधित थे? गुप्त वंश, चोल वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। तो साथियों देखिए ये मौर्य वंश के संबंधित थे और ये मौर्य वंश के महान शासक थे। महान शासक कौन था? ये महान शासक अशोक जी थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पोता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था ये, कहता महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? बार बार वही प्रश्न, ये मौर्य वंश इस बार ऑप्शन ए में है। जिस प्रकार से रेलवे ने प्रश्न पूछा, चाहे जितनी बार वो हम सब आपको करवाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कौन भैया जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? भैया मगध, पाटलिपुत्र, नालंदा, तक्षशिला। तो कौन थी भैया राजधानी? ये राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र भैया मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, जिसको वर्तमान में साथियों पटना कहा जाता है। वर्तमान में इसको पटना कहा जाता है पाटलिपुत्र को, जो कि बिहार की राजधानी है इस समय वर्तमान में। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा, कहता कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। ये भैया मौर्य वंश का समय चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो उसके ही बारे में तो जानकारी देगा हमको, उनके ही बारे में तो जानकारी देगा। ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है चाणक्य का एक अन्य नाम बताइए। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था और एक अन्य नाम इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए ना? कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता, लेकिन इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। और चाणक्य भी इनका नाम था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये था, कहता मेगस्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? वो भैया यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजे गए राजदूत थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। और मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, बहुत फेमस पुस्तक है इनकी, याद रखिएगा। प्रश्न बन सकता है डायरेक्ट कि इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है, तो आपको बताना मेगस्थनीज। ये देखते हैं अगला प्रश्न, कहता है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव
करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? आमत्य, समाहर्ता, राजोक, चालुक्य। तो किस नाम से जाना जाता था उसको देखिए भैया। सम्राट अशोक ने जो किया था उसको किस नाम से जाना जाता था? उसको जाना जाता था राजोक नाम से जाना जाता था। जबकि आमत्य साथियों कौन होता था? आमत्य कौन होता था? आमत्य साथियों जो होता था कोषाधिकारी हुआ करता था। साथियों ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी है ये मुद्रा राक्षस का विषय से जुड़ी हुई? जयचंद, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रपीड़, चंद्रगुप्त मौर्य। तो किस राज की किसकी जुड़ी हुई? ये चंद्रगुप्त मौर्य की मुद्रा राक्षस से जुड़ी हुई है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्योंकि देखिए भैया मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की। किसने? विशाख दत्त ने इसको भैया लिखा। विशाख दत्त ने इसको लिखा। ये तो बात तय ठीक कि इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या कुलहीन कहा गया है। भैया इसमें क्या कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन, मतलब कि उनका कोई कुल नहीं है, कुलहीन कहा गया है। लेकिन ऐसा गलत कहा गया है क्योंकि उनका तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ही दम पर, अपने बलबूते पर चंद्रगुप्त मौर्य अपने वंश का नाम रोशन किया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? शुंग, गुप्त वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश, सुनाग वंश, चोल वंश। तो देखिए भैया मौर्य वंश का भैया जो अंतिम शासक था वो बृहदत्त था। और बृहदत्त का जो सेनापति था, बृहदत्त का सेनापति, बृहदत्त का सेनापति, ये बृहदत्त तो था अंतिम शासक। बृहदत्त था अंतिम शासक। बृहद्रथ, बृहद्रथ था अंतिम शासक। और इसका सेनापति कौन था? इसका सेनापति जो था, इसका सेनापति भैया पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग जो है बृहदत्त की हत्या कर दी। बृहदत्त की हत्या करके मौर्य वंश को समाप्त करके शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था बृहद्रथ। हम कई बार बतला चुके इसकी हत्या किसने की? इसकी हत्या इसके ही सेनापति, इसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र पुष्यमित्र शुंग ने भैया इसकी हत्या करके मौर्य वंश को तो समाप्त कर दिया, लेकिन शुंग वंश की स्थापना कर दी। किसकी? शुंग वंश की। पुष्यमित्र शुंग था इसका पूरा नाम। तो ये साथियों बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी। समझ गए ना? तो शुंग वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग। तो साथियों यही थे कुछ प्रश्न जो मौर्य वंश नामक चैप्टर से पूछे गए थे। यदि साथियों यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए साथियों। और साथियों चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब हम अगला इसका चैप्टर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप पहले देख सके, ताकि आपकी तैयारी में चार चांद लग सके। तो साथियों बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम चैनल लिंक, टेलीग्राम चैनल लिंक दिया गया है, वहां पे साथियों डेली क्लासेस का पीडीएफ मिल जाएगा। ज्वाइन हो जी, ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहां पर 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ आपको एकदम निःशुल्क, एकदम फ्री मिल जाएगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।